Hello students, I am Professor Pankaj Jagtap welcoming you all in this online lecture series. In today's lecture, we are going to discuss MCQs on residential status. Residential status काफ़ी important topic है एग्ज़ाम के point of view से. काफ़ी सारे MCQ यहाँ से residential status ये टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं. पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स इस टॉपिक के ऊपर MCQ किए थे. उसमें हमने स्लैब रेट के MCQ किए थे. प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये कंसेप्ट पढ़ाया था. उसके ऊपर भी क्वेश्चन किए थे और कुछ इनकम टैक्स के बेसिक के क्वेश्चन किए थे. तो जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर मिस किया है तो ज़रूर वो लेक्चर देखिए. आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक के MCQ हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो इस टॉपिक में हम MCQ स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस के कंसेप्ट समझ के लेंगे. रेसिडेंशियल स्टेटस में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं. दो कंसेप्ट मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा. वो कंसेप्ट ऐसे है, अगर वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से भी क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली कर पाओगे. इसलिए हम स्टार्टिंग में हम सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद उस कंसेप्ट के हिसाब से हम क्वेश्चन करना चालू कर डालेंगे. अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते होंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक के तो आपको MCQ काफ़ी हार्ड लगेंगे, MCQ सॉल्व करने नहीं आएंगे. तो इसलिए ये कंसेप्ट पहले ध्यान से ज़रूर समझ के लीजिए, फिर आप MCQ एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो MCQ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफेसर पंकज जगताप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है. उस टेलीग्राम चैनल पे PDF सेंड की है इस टॉपिक की. PDF में क्या होगा, PDF में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पे आंसर्स नहीं मिलेंगे. आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो इसलिए लेक्चर देखने से पहले आपके पास में PDF होना ज़रूरी है. PDF में क्वेश्चंस देखना है और फिर साथ में हम लेक्चर MCQ सॉल्व करेंगे विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो ठीक है, हम सबसे पहले जो पहली कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कैसा होता है. रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन का एक कंसेप्ट है. सबसे पहले वो कंसेप्ट हम चालू करेंगे. तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, एक बेसिक कंडीशन और दूसरी एडिशनल कंडीशन. बेसिक्स कंडीशन अगर कोई इंसान फॉलो करता है, बेसिक कंडीशन उसका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम देखेंगे वो एडिशनल कंडीशन कंप्लीट होता है या नहीं. अगर कोई इंसान बेसिक कंडीशन ही नहीं कंप्लीट कर पाता तो हम उसको कहेंगे NR मतलब क्या, नॉन रेसिडेंट. ध्यान में रखिए, ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका ये होने वाला है. तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट और उसके बाद बेसिक कंसेप्ट फॉलो किया तो हम देखेंगे एडिशनल कंसेप्ट फॉलो होता है क्या. तो बेसिक कंसेप्ट में दो कंसेप्ट है. बेसिक्स में दो कंडीशन है, पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन, और इसके बीच में है और का मतलब क्या है, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. दोनों में से एक कंडीशन फॉलो हो जानी चाहिए. और एडिशनल में भी दो कंडीशन है और इसके बीच में है एंड. इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन साथ में फॉलो होनी चाहिए. दोनों कंडीशन साथ में फॉलो होनी चाहिए. तो हम देखेंगे बेसिक में पहली कंडीशन. बेसिक में पहली कंडीशन क्या है, 182 डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर में 182 डेज और उससे ज़्यादा वो इंडिविजुअल इंडिया में रहना चाहिए. ये हो गए बेसिक्स की पहली कंडीशन. इसके बाद बेसिक्स की दूसरी कंडीशन है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर. बेसिक्स की दूसरी कंडीशन 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर. ये हो गए बेसिक्स की दो कंडीशन. सबसे पहले कंडीशन क्या है, 182 डेज, और दूसरी कंडीशन है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर. ये बेसिक्स की कंडीशन है. इसमें दोनों कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत है क्या, नहीं. दोनों में से ये कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए, ये अगर नहीं फॉलो होती तो ये होनी चाहिए. दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो जानी चाहिए. दोनों में से अगर एक कंडीशन बेसिक्स में से फॉलो होती है तो उस इंसान को हम कहेंगे रेसिडेंट. आया समझ में. अगर दोनों में से एक कंडीशन वो इंसान फॉलो करता है तो हम फिर आगे जाके देखेंगे, बेसिक्स तो फॉलो किया दोनों में से एक, फिर हम आगे जाके देखेंगे एडिशनल में दोनों कंडीशन वो साथ में फॉलो करना चाहिए.
एडिशनल में दो कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन टू ऑफ 10, 10 में से 2 साल उसका प्रीवियस ईयर होना चाहिए, पिछले 10 साल में से 2 साल उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट होना चाहिए। ये हो गया एडिशनल में की पहली कंडीशन, 10 साल में से 2 साल वो इंसान रेसिडेंट होना चाहिए। एडिशनल की दूसरी कंडीशन है एडिशनल की दूसरी कंडीशन है 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। एडिशनल की दो कंडीशन बेसिक समझ में आई। सबसे पहले एडिशनल की कंडीशन है 10 साल में से 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, 10 साल कौन से? प्रीवियस ईयर के 10 साल। और दूसरा एडिशन कंडीशन है 730 डेज होना चाहिए लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में। ये हो गया बेसिक्स की कंडीशन, ये हो गया एडिशनल की कंडीशन। हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते टाइम हम क्या देखने वाले? सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स की कंडीशन वो कंप्लीट करता है कि बेसिक्स दोनों में से एक, या तो ये कंडीशन या तो एक कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होती है तो वो बन जाएगा रेसिडेंट। फिर हम आगे जाके देखेंगे एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन दो कंडीशन दोनों साथ में अगर फॉलो होती है तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या है 10 में से 2 साल और दूसरी क्या है 730 डेज इन प्रीवियस ईयर। क्या बेसिक्स में से एक और एडिशनल से दोनों साथ में अगर कोई भी इंसान फॉलो करता है तो उस इंसान को हम कहेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब क्या? वो इंसान रेसिडेंट है और एडिशनल कंडीशन भी वो फॉलो करता है, मतलब वो इंसान क्या बन गया? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हम उसको कहेंगे ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ बेसिक में से सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो करता है, एडिशनल में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता है, एडिशनल में क्या बताया दोनों साथ में फॉलो करनी, ऐसा भी कोई हो सकता है कि बेसिक्स की एक कंडीशन फॉलो की और एडिशनल में हम आ गए, एडिशनल में से दोनों में से सिर्फ एक ही फॉलो कर रहे हैं, फिर वो ROR बन सकता है क्या? नहीं, वो ROR नहीं बन सकता। अगर ऐसा कोई इंसान है जो बेसिक्स में से दोनों में से एक फॉलो की और फिर आगे जाके हमने देखा एडिशन में कुछ फॉलो करता है कि एडिशन में दोनों भी फॉलो नहीं किए या दोनों में से सिर्फ एक की, तो जमेगा क्या? नहीं जमेगा। तो उस इंसान को हम कहेंगे रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो रेसिडेंट है, बेसिक्स फॉलो किया इसलिए वो रेसिडेंट है, लेकिन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या? ऑर्डिनरी है क्या? वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं, वो सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। आज ध्यान में ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यू इस कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। एकदम आसान कंसेप्ट, आसान भाषा में आपको मैंने समझाया है। क्या? बेसिक्स में से दोनों में से एक, दोनों में से एक फॉलो करनी चाहिए, एक फॉलो होती है तो हम आगे जाएंगे, आगे देखेंगे एडिशनल में दोनों साथ में, अगर दोनों साथ में फॉलो होती है तो हम उसको कहेंगे ROR। बेसिक्स में से सिर्फ एक फॉलो होती है और एडिशनल में कुछ भी फॉलो नहीं होता है, दोनों में से एक होती है तो हम उसको कहेंगे RNOR, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर और एक थर्ड टाइप है रेसिडेंशियल स्टेटस का, थर्ड टाइप क्या है? उस टाइप को हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट। वो रेसिडेंट ही नहीं, वो कौन बन सकता है? जो इंसान बेसिक्स में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता, ये भी नहीं करता और ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करता, तो उस इंसान को हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट, NR। वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। आया ध्यान में? समझ में आया? पहले देखा हमने ROR, दूसरा बाद में देखा RNOR और तीसरा देखा NR। NR मतलब क्या? बेसिक्स ही फॉलो नहीं करता, बेसिक्स दोनों दिए थे, दोनों में से एक करना चाहता लेकिन एक भी नहीं वो कर पा रहा, तो उसको हम कहेंगे NR। आया ध्यान में? तो ये हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल को हम कैलकुलेट कैसे करते, और आगे हम देखेंगे वो इनकम अर्न करता है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इनकम अर्न करते वक्त उसको टैक्सेबल किस कंडीशन में हो सकता है, वो कंसेप्ट हम देखेंगे। ये हो गया हमारी पहली कंसेप्ट, और हम अभी देखेंगे दूसरी कंसेप्ट। दूसरी कंसेप्ट में क्या देखेंगे हम? रेसिडेंट है और रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, NR है, फिर उसके बाद आगे टैक्स कैसे उनको लगाएंगे, ये कंसेप्ट हम आगे देखने वाले हैं। तो हम पहले देखेंगे ROR। सेकंड देखेंगे RNOR और थर्ड देखेंगे NR, नॉन रेसिडेंट। ये तीनों के हम देखेंगे इनका इनकम का कैलकुलेशन, इनको इनकम चार्ज कैसे होता है। तो 3 चीज़ें हो सकती है। 3 चीज़ें मतलब क्या? सबसे पहला हो सकता है इनकम रिसीव इन इंडिया, इंडिया में इनकम रिसीव हो सकता है।
ये हो गई पहली केस। दूसरी केस हो सकती है इनकम अराइज इन इंडिया, इनकम अराइज इन इंडिया, ये हो गई दूसरी केस। और तीसरी केस हो सकती है इनकम अर्न फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से इनकम कमाए। सबसे पहले क्या हो सकता है, सबसे पहला रिसीव इन इंडिया, दूसरा अराइज इन इंडिया, और तीसरा इनकम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो इन तीनों केस में इन 3 टाइप के एसएससी के साथ कैलकुलेशन कैसा करेंगे, उनको इनकम टैक्स चार्ज कैसा करेंगे, ये कंसेप्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो हमने सबसे पहला क्या देखा था, इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम रिसीव आउटसाइड फ्रॉम इंडिया। तो आरओआर के केस में क्या होगा, आरओआर के केस में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसके केस में क्या होगा, तीनों कंडीशन में उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसने इनकम इंडिया में रिसीव किया तभी भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसने इनकम इंडिया में अर्न किया तभी भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम आउटसाइड इंडिया रहेगा तभी भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनआर। एनआर का क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है, अगर उसने इनकम रिसीव इंडिया में किया तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसने इनकम अर्न इंडिया में किया तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, अगर उसने इनकम आउटसाइड इंडिया में कमाया है तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आया ध्यान में, ये हो गया आरओआर का, ये हो गया एनआर का। फिर देखेंगे रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में क्या हो सकता है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में उसने इनकम रिसीव इंडिया में किया तो टैक्सेबल। रिसीव के केस में आपको समझ में आया, इनकम अगर रिसीव किया है तो तीनों के इसमें टैक्स देना पड़ेगा। फिर इनकम अर्न, अर्न अगर इंडिया में अर्न किया है तो तीनों के केस में टैक्स देना पड़ेगा। आया ध्यान में। और फिर इनकम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में इसके केस में क्या होता है, इसके केस में जो रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसने अगर आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया मतलब क्या, इंडिया के बाहर जाके अगर इस इंसान ने इनकम कमाई तो इसके केस में क्या हो सकता है, इसके केस में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, अगर आउटसाइड इंडिया से इनकम अर्न है लेकिन वो इनकम के लिए सपोज उसकी कंपनी है, बहुत सारे इंडियन की सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इन्फोसिस या और दूसरी कंपनी जो इंडियन कंपनी है लेकिन उनका काम फॉरेन में भी चल रहा है और फॉरेन से वो इनकम अर्न कर रहे हैं। ये एग्जांपल आपको दूंगा, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज इन्फोसिस का उदाहरण एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस इंडिया में है, आया में, वो इंडिया की कंपनी लेकिन वो काम कर रही है फॉरेन के लिए और इनकम अर्न कर रही है फॉरेन से। अगर उस इन्फोसिस का मैनेजमेंट या कंट्रोल, ये 2 वर्ड ध्यान में रखिए, मैनेजमेंट या कंट्रोल इंडिया में है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आया ध्यान में। सब केस में एक डायरेक्ट हो सकता है, एक तो हाँ एक तो ना, लेकिन आर के केस में, आउटसाइड इंडिया के केस में क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाहर से इनकम वो अर्न कर रहा है, उसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले बिजनेस का कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया में है तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है। आई होप आपको सबको समझ में आ रहेगा। तो भी वापस मैं ये कंसेप्ट रिवाइज करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम सबसे पहले देखते हैं एनआर का, नॉन रेसिडेंट। तुमको सबको मालूम रहेगा नॉन रेसिडेंट एक फॉरेन सिटीजन है। हम किसी का एग्जाम्पल, क्रिकेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर आईपीएल के लिए इंडिया में आते हैं और बहुत सारे आईपीएल के होने के बाद भी इंडिया में उनका कुछ असाइनमेंट रहता है, कुछ काम रहता है या कुछ सीरीज के लिए वो इंडिया में रहते हैं। तो उस केस में अगर सपोज फॉरेन का सिटीजन है, उसको हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट। वो इंडिया में आया है, इंडिया में इनकम उसने रिसीव किया है, इंडिया में इनकम उसने रिसीव किया है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा ज़रूर। दूसरा केस, उसने इंडिया में इनकम अर्न किया है, इनकम अर्न किया है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर उसने इनकम कमाया है तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल एक फॉरेन सिटीजन, उसका नाम सपोज डेविड है। डेविड एक फॉरेन सिटीजन है, वो अमेरिका में रहता है और वो अमेरिका में ही इनकम कमाता है और वहाँ पे रहता है और वहाँ पे इनकम कमाता है। तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जा सकती है क्या, नहीं तो हमको टैक्स दे, नहीं जा सकती। हमारी गवर्नमेंट वैसा नहीं कर सकती। लेकिन डेविड इंडिया में आया और इंडिया में कुछ काम कर रहा है और कुछ काम किया तो उसके लिए उसको इनकम मिल रहा है, इंडिया से इनकम मिल रहा है। मतलब सपोज वो इंजीनियर है, इंडिया में आया, कुछ 2-3 महीने के लिए उसने काम किया, सर्विस दी अपनी, उस सर्विस के बदले इंडिया की कंपनी उसको पैसे दे रही है
वो क्या कर रहा है फिर इंडिया में पैसे रिसीव कर रहा है। आया ध्यान में, इंडिया में पैसे रिसीव की केस, इंडिया में पैसे रिसीव किया तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद इनकम अर्न मतलब जनरेट, इनकम जनरेट किया। सपोज एक फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया में आया और उसने इंडिया में फैक्ट्री सेटअप की, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप की, उस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के थ्रू वो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है, तो भी उसको क्या करने पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, देश के बाहर का सिटीजन नॉन रेसिडेंट है और उसके देश में वो इनकम कमा रहा है, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ये होगा पहली केस। अब यहाँ पे देखेंगे RNOR, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस केस में क्या हो सकता है, इंडिया में रिसीव किया टैक्स, इंडिया में अर्न किया टैक्स, और आउटसाइड इंडिया रहेगा तो दो केस। आउटसाइड में क्या देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बिजनेस का इंडिया में है तो टैक्सेबल, इंडिया के बाहर है तो टैक्स नहीं। और तीसरा हमारा ROR मतलब कौन, ये इंसान जिसने बेसिक भी फॉलो किया और एडिशनल भी दोनों फॉलो किया, मतलब क्या वो पक्का वाला इंडियन सिटीजन है, 182 डेज भी रहा है, पिछले 10 साल में से 2 साल भी है और 730 भी है, ये सब उसने फॉलो किया, मतलब वो क्या पक्का वाला इंडियन सिटीजन, उसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ROR तीनों केस में, रिसीव, अर्न और आउटसाइड इंडिया, तीनों केस में उसको टैक्स लगने वाला है। आया ध्यान में, एकदम इजी वे में चार्ट बना के मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये रेसिडेंशियल कैलकुलेशन का कंसेप्ट और ये इनकम का उसका क्या होता है इफेक्ट, इसका ये कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आए तो आप MCQ एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अभी MCQ को स्टार्ट करेंगे, MCQ हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा MCQ है, MCQ क्वेश्चन नंबर 1। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रहा हूँ। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिज, ऑप्शन ए सिटीजनशिप, ऑप्शन बी रेसिडेंशियल स्टेटस, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन बी, रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हम उस इनकम का, उस पर्सन का इनकम डिटरमाइन करते। सिटीजन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, सिटीजनशिप क्या है। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई, मैंने बताया था, कोई फॉरेन प्लेयर है या फॉरेन का इंसान है, वो इंडिया में 182 डेज के ऊपर रह गया तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा, इंडिया का सिटीजन बनेगा क्या, नहीं। सिटीजन के लिए अलग कानूनी, अलग वो रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करने के बाद वो सिटीजन ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन, ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया में 182 डेज रहा इसलिए इंडिया का रेसिडेंट है। ध्यान में, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियलशिप ये दोनों काफ़ी अलग चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इनकम टैक्स में क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स के केस में सिटीजनशिप को नहीं देखा जाता, इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू डिटरमाइन फॉर, रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू डिटरमाइन फॉर, ऑप्शन ए असेसमेंट ईयर, ऑप्शन बी कैलेंडर ईयर, ऑप्शन सी प्रीवियस ईयर, ऑप्शन डी अकाउंटिंग ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी आसान लैंग्वेज में पढ़ाए हुए हैं। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, हम इनकम कौन से ईयर में अर्न करते हैं, असेसमेंट में करते हैं या प्रीवियस में करते हैं, हम इनकम प्रीवियस में कमाते हैं, और प्रीवियस में इनकम हम असेसमेंट ईयर में गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जिस साल में इनकम अर्न करेंगे उसी साल का हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। इनकम अर्न कब करते हैं, प्रीवियस ईयर में, तो रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से साल का देखेंगे, प्रीवियस ईयर का। तो इसलिए क्वेश्चन 2 का आंसर है सी, प्रीवियस ईयर। आया ध्यान में, क्वेश्चन 2 वापस रीड कर रहा हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू डिटरमाइन फॉर, एंड उसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन 3 देखेंगे आप, इफ एन इंडिविजुअल और हिज parents or his grandparents are born in India after or before independence, he is said to be, option A Indian citizen, option B resident of India, option C person of Indian origin, option D all of the above। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक इंडिविजुअल है, उसके माता पिता या उसके दादा दादी, माता पिता या दादा दादी अगर इंडिया के सिटीजन है, बहुत सारे केस में ऐसा हो सकता है NIR लोगों के केस में कि उनके फादर या ग्रैंडफादर इंडिया छोड़ के अमेरिका, US या यूरोपियन कंट्री में सेटल हो गए, तो उनकी जो थर्ड जनरेशन है या उनकी सेकंड जनरेशन, उन लोगों को हम क्या कहेंगे, उन लोगों को हम कहेंगे ऑप्शन सी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ध्यान में, उन लोगों को हम क्या कहेंगे,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी whose place of effective management is situated outside India, X Limited shall be। एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वापस रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, कंपनी कौन सी है? इंडियन। आगे क्या दिया हुआ है? whose place of effective management is situated outside India, X Limited shall be। ऑप्शन ए नॉन रेसिडेंट, ऑप्शन बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑप्शन सी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑप्शन डी रेसिडेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी कैसे पता चलेगा कि ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है? कंपनीज एक्ट, जो हमारे देश में कंपनीज एक्ट है, उस कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होने वाली कंपनी को हम कहेंगे इंडियन कंपनी। आया ध्यान में? अगर कोई भी कंपनी इंडिया के लॉ के अंडर रजिस्टर करती है तो हम उसको कहेंगे इंडियन कंपनी। आया ध्यान में? और वो इंडियन कंपनी है, इन्फोसिस का एग्जांपल ले लीजिए, वो इंडियन कंपनी, लेकिन सपोज उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉरेन में है, तो क्या उस केस में क्या हो सकता है? तो उस केस में ऐसा हो सकता है, उसका ऑप्शन है ऑप्शन डी रेसिडेंट इन इंडिया। उसको हम क्या कहेंगे? रेसिडेंट। रेसिडेंट मानेंगे उसका भले ही प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हो जाए, लेकिन रजिस्टर कहाँ पे किया है? इंडिया में किया है। अगर रजिस्टर इंडिया में किया है तो उसको हम कहेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। आए ध्यान में? फिर उसके ऊपर हम सब कुछ टैक्स चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने रजिस्टर इंडिया में किया है, इसलिए वो इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा हक बनता है उनसे टैक्स कलेक्ट करने का, भले फिर वो बाहर के देशों में उसका ट्रांजैक्शन चलता हो या उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट बाहर के देशों में हो। ये हो गया क्वेश्चन 4। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एन इंडिविजुअल हु इज एन Indian citizen and has left India for employment purpose in previous year will be considered as ordinary resident of India if option A he has stayed in India for 183 days in India during the previous year, option B he has stayed 180 days in India during the previous year, option C he has stayed for 178 days in India during the previous year, option D none of the above। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया का नागरिक है, जो फॉरेन में जा रहा है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। वो जिसको जॉब लग सकती है, जॉब के लिए वो फॉरेन में जा रहा है। अगर वो फॉरेन में जा रहा है तो वो रेसिडेंट कब बन सकता है? रेसिडेंट कब बन सकता है? सिंपल है। सबसे पहली कंडीशन, उसने पहली कंडीशन अगर फॉलो की, 182 डेज के ऊपर वो इंडिया में रहा, तो हम उसको क्या करेंगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 182 डेज के बाद, एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। 182 डेज तक इंडिया में रहा तो हम उसको क्या कहेंगे? रेसिडेंट। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया है? 183 डेज। ऑप्शन बी में क्या है? 180 डेज। 180 डेज इसके नीचे आता है, मतलब नहीं हो सकता, इसके ऊपर है इसलिए वो रेसिडेंट। ऑप्शन सी में क्या है? 170 डेज। 170 डेज भी इसके नीचे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो हम वो क्वेश्चन लास्ट में रखेंगे, लास्ट में कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मिस्टर आकाश एन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट अर्न इंटरेस्ट ऑन यूके। मिस्टर आकाश, आकाश क्या है? मिस्टर आकाश रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मिस्टर आकाश रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्वेश्चन वापस से मैं रीड कर रहा हूँ। मिस्टर आकाश है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट earn interest on UK development bonds of rupees 10,000, 50% of interest is received in India, how much income shall be taxable? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर आकाश करके जो है वो कौन है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और उसने इनकम अर्न किया है कहाँ से? यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स। यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम डेवलपमेंट बॉन्ड्स, और उससे कितना इनकम मिला है उसको? 10,000। और आगे ट्विस्ट दिया है, ट्विस्ट में क्या है? 50% इनकम रिसीव इन इंडिया, 50% इनकम रिसीव इन इंडिया। तो इसके केस में क्या होगा? कितने अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाएंगे? एकदम सिंपल, ROR होगा। तीनों केस में उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, और पूरा का पूरा देना ही पड़ेगा। तो इस केस में कौन है? आकाश, ROR है, तीनों केस फुल्ली टैक्सेबल। आया ध्यान में? इतना इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। कौन सा भी क्वेश्चन उठाए ये चार्ट में लगाए, कौन सा भी क्वेश्चन उठाए ये चार्ट में लगाए, आप एकदम आसानी से आंसर दे पाएंगे। अगर ये चार्ट नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन में फिर डिफिकल्टी होगी, फिर समझ में नहीं आएगा कौन सा आंसर है, क्या है, हो सकता है। इसलिए
क्वेश्चन नंबर 7 क्या आंसर है? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वापिस क्वेश्चन समझाता हूँ। आकाश कौन है? ROR। वो कौन है? ROR। उस केस में क्या है? तीनों केस कुछ भी हो उसको टैक्स देना और फुल देना है, इसलिए हम देखेंगे ही नहीं यूके का डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव कर रहा है, कुछ कर रहा है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर विनोद इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मिस्टर विनोद कौन है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। उसने इनकम कहाँ से कर रहा है? ब्रिटिश, मतलब ओ मतलब क्या? आउटसाइड इंडिया। ब्रिटिश कंपनी है मतलब वो क्या है? आउटसाइड इंडिया। वापस क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर विनोद इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अर्न डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, रिसीव्ड इन लंडन। रिसीव कहाँ के है? लंडन। लंडन मतलब आउटसाइड इंडिया। रुपीज कितना है? 5,000। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट। उसका हमको टैक्सेबल अमाउंट करना है, सिंपल वही देखना है। ROR कुछ भी होने दो, डायरेक्ट फुल्ली टैक्सेबल। रिसीव कितना किया उसने? 5,000। कहा? ब्रिटिश कंपनी। रिसीव क्या किया? लंडन। लंडन मतलब आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया के केस में क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। इसलिए हम उसका आंसर रहेगा 5,000। 5,000 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी में दिया है 5,000। ऑप्शन बी को टिक करो 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर हैरी इज नॉन रेसिडेंट, अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई ऑफ ₹20,000, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ हैरी। हैरी नाम का एक बंदा है, वो कौन है? नॉन रेसिडेंट, NR। वो कौन है? NR। अभी NR की केस देखेंगे हम। NR नॉन रेसिडेंट, उसमें क्या किया है? इनकम अर्न किया है। इनकम अर्न किया है। और कहाँ पे? चेन्नई। चेन्नई मतलब क्या? इंडिया के अंदर। नॉन रेसिडेंट है, इनकम अर्न किया है चेन्नई के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इतना आसान है, चार्ट बहुत बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा 20,000। क्या? हैरी नाम का एक इंसान है, वो कौन है? नॉन रेसिडेंट है, उसने इनकम अर्न किया है चेन्नई में। चेन्नई मतलब इंडिया, उसको क्या करना पड़ेगा? फुल्ली टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था ये दो ही कंसेप्ट है। इसमें दो कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप कौन सा भी क्वेश्चन उठाओ, कौन सा भी बुक से कहाँ से भी करो, सिर्फ ये दो कंसेप्ट लगाने के आपको राइट आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो बहुत तकलीफ होंगी, बहुत डिफिकल्ट जाएगा। क्या कौन सा इनकम टैक्सेबल है, कौन सा नहीं है, रेफरेंशियल स्टेटस क्या है, अब आपको एकदम इजी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर जॉन इज नॉन रेसिडेंट, अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹26,000 फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, मैनेज फ्रॉम लंडन, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, जॉन कौन है? यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, नॉन रेसिडेंट, NR है, नॉन रेसिडेंट। अर्न कहाँ पे किया है? अर्न प्रॉफिट कितना? 26,000 फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। मुंबई कहाँ पे आता है? इंडिया में। और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ से है? लंदन से। कहाँ से भी हो मैनेजमेंट? NR के केस में देखते क्या? नहीं देखते। मैनेजमेंट कहाँ से कहाँ पे देखते हैं? हम सिर्फ RNOR के केस में इफेक्टिव मैनेजमेंट देखते हैं, NR के केस में हम इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं देखते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26,000। आया समझ में कैसे? नॉन रेसिडेंट था जॉन, उसका बिजनेस था मुंबई में, अर्न किया था पैसे मुंबई में, और इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे था? फॉरेन में था, आउटसाइड इंडिया था, फिर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट हम सब इस केस में देखते हैं, RNOR के केस में आउटसाइड इंडिया है तो इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट सिर्फ एक ही केस में देखते, बाकी केस में हम नहीं देखते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर राहुल इज एन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आ गया मिस्टर राहुल कौन है? रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 वापस से रीड करो। मिस्टर राहुल इज एन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, गेट्स डिविडेंड ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड ऑन इंडियन कंपनी, व्हाट अमाउंट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राहुल। राहुल कौन है? RNOR, उसको इनकम मिला है। क्वेश्चन में क्या बताया? उसको इनकम मिला है। कितना इनकम है? 5,000। कहाँ से मिला है? रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड से। और आगे बताया रिलायंस पेट्रोकेमिकल क्या है? इंडियन कंपनी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था भारत में, इंडिया में दो इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। सबसे पहला एग्रीकल्चर इनकम और दूसरा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, और पहला एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ पे क्या है? राहुल है, उसको 5,000 रुपये अर्न हुए
कहाँ से? डिविडेंड से। और कौन सी कंपनी से? इंडियन कंपनी से। मतलब उसको टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। दो केस में टैक्स देना नहीं पड़ता, एग्रीकल्चर में और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इसलिए राहुल ने 5,000 अर्न किए, उसको टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। ऑप्शन देखेंगे हम, जीरो कहाँ पे है? जीरो है बी नंबर पे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीरो। जीरो अमाउंट गवर्नमेंट को उसको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन। मिस्टर प्रवीण इज एन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। प्रवीण कौन है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मिस्टर प्रवीण इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कौन है? मिस्टर प्रवीण। अर्न इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल ऑफ ₹18,000 बट रिसीव इन इंडिया, व्हाट इज टैक्सेबल अमाउंट? एग्रीकल्चर इनकम अर्न किया किसने? मिस्टर प्रवीण ने। क्वेश्चन में क्या बताया है? आसान भाषा में बताओ। एक मिस्टर प्रवीण नाम का इंसान है जिसने एग्रीकल्चर से इनकम अर्न किया है, लेकिन एग्रीकल्चर कहाँ पे है? नेपाल में अर्न किया है उसने। उसकी खेती है नेपाल में, वहाँ से उसने एग्रीकल्चर इनकम अर्न किया है। इस केस में क्या होगा? इस केस में फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या? फुल्ली टैक्सेबल। मैंने क्या बताया था? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन कहाँ पे? सिर्फ इंडिया में। अगर उसकी एग्रीकल्चर लैंड महाराष्ट्र में होती, राजस्थान में होती, मध्य प्रदेश में होती, उत्तर प्रदेश में होती, केरला में होती, इन महाराष्ट्र के स्टेट में होती, तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन उसकी एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे है? नेपाल पे है। नेपाल इंडिया में है क्या? नेपाल इंडिया में नहीं, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? फुल टैक्स देना पड़ेगा। नेपाल की जगह दूसरा रहता, महाराष्ट्र रहता, तो उसको टैक्स देना पड़ता क्या? नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है? नेपाल। नेपाल के लिए ऐसा है क्या? नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो तो फिर टैक्स देने की जरूरत नहीं। इंडिया के बाहर से इनकम एग्रीकल्चर कमाते हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो या ब्राज़ील, अमेरिका, कहाँ पे उसने एग्रीकल्चर खेती किया और उससे इनकम इंडिया में अर्न खेती किया, पैसा कमाया और इंडिया में लाया, तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर जो है लैंड वो सिर्फ इंडिया में होना चाहिए। इंडिया के लिए टैक्स फ्री है, बाहर के लिए नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 18,000। 18,000 उसने अर्न किया था, 18,000 उसको फुल्ली टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पार्टीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू ओनली 2 कैटेगरीज, रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कौन सी कैटेगरी है जिसमें सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ऐसा कहा जाता है? ऑर्डिनरी फिडेलिटी का फंडा ही नहीं उसमें। ऐसे कौन लोग हैं जिसमें एक तो रेसिडेंट है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी फिडेलिटी नहीं आता? ऐसे कौन है? ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए कंपनी, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। कंपनी भी केस में एक तो रेसिडेंट होगा, नहीं तो नॉन रेसिडेंट रहूँगा, ऑर्डिनरी का कुछ झंझट नहीं है। और बी नंबर में क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन का अगर एसोसिएशन होगा, 10-12 पर्सन एसोसिएशन करके बिजनेस कर रहे, कमा रहे, तो उनके केस में भी डायरेक्ट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट या ऑर्डिनरी बिडर नहीं का, उनके केस में कुछ नहीं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन सी। अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 14 लास्ट क्वेश्चन है आपने इसका, 14 नंबर का क्वेश्चन, और उसके बाद एक 6 नंबर का क्वेश्चन बचा है, वो हम करेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन अब बाकी है। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम विच accrue और arise outside India but received into India are taxable in case of income received। सॉरी, वापस से एक क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम विच accrue और arise outside India but received in India। received in India, रिसीव की केस, received टैक्सेबल। इंडिया में रिसीव करते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, फिर आप एनआर हो, आरएनआर हो, आरओआर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही इस क्वेश्चन में पूछा है। इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया से अर्न किया है, लेकिन रिसीव इन इंडिया, तो इन केस में टैक्सेबल क्या होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द असेस। पूरे सारे असेसी को उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन डी का आंसर है, क्वेश्चन 14 का आंसर है ऑप्शन डी। अब एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कुछ थोड़ा कैलकुलेशन था, वो हम अभी डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 में रीड करता हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर डे, अ नॉन रेसिडेंट रेसिडिंग इन यूएस सिंस 1990, come back to India on 1/4/2018 for permanent settlement,
what will be his residential status for assessment year 2019-20 for assessment year 2020-21। या इस टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। हम अभी यहाँ पे कैलकुलेशन आपको मैं करके बताऊंगा। क्वेश्चन वापस रीड कर रहा हूँ। मिस्टर डे और नॉन रेसिडेंट, वो कौन है? फिलहाल नॉन रेसिडेंट है, रेसिडिंग इन यूएस सिंस 1990 से यूएस में वो रह रहा है। कम बैक टू इंडिया, इंडिया में वापस आया ऑन, कब आया? 1/4/2018, 1/4/2018 को वो इंडिया में 1/4/2018 को वो इंडिया में आ गया। उसके बाद फॉर परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटल होने के लिए यहाँ पे आ गया। व्हाट विल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 2020-21। असेसमेंट ईयर क्या है? 2019-20 ये होगा पहला, एंड असेसमेंट ईयर 2020-21। इस केस में हमको उसका क्या कैलकुलेट करना है? रेसिडेंशियल स्टेटस। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, रेसिडेंशियल स्टेटस हम कौन सा ईयर का कैलकुलेट करते? असेसमेंट करते क्या प्रीवियस ईयर का करते? हम रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करते, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे इन दोनों का प्रीवियस ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर 2019-20 का प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2018-2019। इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2019-2020। तो हमें देखना है इन 2 साल में वो ये सब कंडीशन फॉलो करता है क्या नहीं। ये कंडीशन अगर इसने फॉलो किया तो हम उसको ROR कहेंगे या ROR कहेंगे या NR कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1/4/2018 को आया है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस असेसमेंट ईयर का ईयर होगा प्रीवियस ईयर, और इस ईयर में हम कैलकुलेशन देखेंगे। 1/4/2018 में आ गया, मतलब कहाँ पे आ गया? प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग को। अपना फाइनेंशियल ईयर चालू कब होता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को चालू होता है और एंड कब होता है? 31 मार्च को। एकदम ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल को हमने 2018 को वो इंडिया में आ गया, तो 1 अप्रैल से चालू करके 31 मार्च तक वो क्या कर, ये टाइम इंडिया में आ गया 1 अप्रैल 2018, तो उसके बाद इंडिया में ही रहने वाला, उसके बाद कहीं जाने वाला। तो वो केस में क्या होगा? 2018-19 को वो 182 डेज फॉलो करता है क्या? यस। तो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा। पहली कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन उसको फॉलो करना है। 182 डेज के उसने फॉलो की, क्योंकि क्या 1/4/2018 को वो इंडिया में आया और परमानेंट रह गया, मतलब 365 पूरा साल उसने इंडिया में रहा, 365 डेज हो गए। 182 डेज से ज़्यादा है क्या? यस। पहली कंडीशन क्या थी? 182 डेज से ज़्यादा, मतलब पहली कंडीशन उसने फॉलो की। फिर ये कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सिर्फ होनी चाहिए। बेसिक में से एक कंडीशन तो उसने फॉलो की। फिर हम आगे जाके देखेंगे एडिशनल फॉलो की क्या। एडिशनल में क्या है? 2 आउट ऑफ 10 में से 2 साल वो रेसिडेंट रहना चाहिए। 10 में से 2 साल। अभी मुझे बताओ, 10 में से 2 साल, पिछले 10 में से 2 साल वो रह सकता है क्या? नहीं। पिछले 10 साल वो कहाँ पे रहता? अमेरिका में रहता, यूएस में रहता, तो वो ये एडिशनल में से पहले ही कंडीशन फॉलो नहीं करता। मैंने क्या बताया था? एडिशनल में दोनों कंडीशन साथ में फॉलो करनी चाहिए। एडिशनल में दोनों कंडीशन क्या? साथ में फॉलो करनी चाहिए। तो वो ये कंडीशन पहले ही कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा, इसलिए वो क्या बन जाएगा? RNOR। वो इस केस में क्या बन जाएगा? RNOR। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो की, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन उसने फॉलो नहीं की। अभी हम आगे देखेंगे 2019-20 का। 2019-20 में क्या हुआ? बेसिक कंडीशन फॉलो की क्या? यस, क्योंकि पूरा साल रहा, पिछले साल तो रहा था, 1 साल हो गया उसका कंप्लीट, इंडिया में हो गया 2018-19, 1/4/2018 को आया और पूरा साल 19 तक वो पूरा रहा। उसके बाद 2019 एंड 2020 चालू हो गया, उसमें हम देखेंगे बेसिक कंडीशन फॉलो करता है क्या? यस, क्योंकि पूरा साल रहा, इसलिए 182 डेज। ये कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, दोनों में से सिर्फ एक चाहिए, दोनों में से एक फॉलो की, बेसिक हो गई। एडिशनल पे आएंगे हम। एडिशनल में पहली कंडीशन, 10 साल में से 2 साल उसका इंडिया में रहना चाहिए। अगर मुझे बताए 10 साल में से 2 साल वो इंडिया में रहा है क्या? नहीं, इंडिया में सिर्फ 1 ही साल हो रहा है, वो भी पिछला साल। उसने कितना साल रहना चाहिए था? 2 साल रहना चाहिए था।
लेकिन वो रहा कितना साल, सिर्फ 1 ही साल रहा, इसलिए उसने एडिशनल कंडीशन फॉलो नहीं किया। आया ध्यान में एडिशनल में कि पहली कंडीशन उसने फॉलो नहीं किया, इसलिए इस 2019-20 के लिए भी वो क्या रहेगा, RNOR। दोनों साल के लिए 18-19 एंड 19-20 के लिए वो RNOR रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन कहाँ पे RNOR, ऑप्शन सी में दिया है असेसमेंट ईयर 1920 RNOR, असेसमेंट ईयर 2020-21 RNOR, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आया ध्यान में, एकदम सिंपल है। रेसिडेंशियल स्टेटस लाइफ टाइम आपके ध्यान में रह सकता है। क्या करने का है, सिर्फ 2 कंसेप्ट, एक तो ये कंसेप्ट और यहाँ पे कंसेप्ट दी पढ़ाए थे मैंने वो कंसेप्ट, ये 2 कंसेप्ट आपको आ गई, कौन सा भी सीए के क्वेश्चन रहने दो, कौन से भी क्वेश्चन रहने दो, आपको ये 2 कंसेप्ट समझ में आई, 2 कंसेप्ट सिर्फ लगाने के आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर हम एंड करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।